नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गुप्त वंश के अगले सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण प्राचीन कालीन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसके विनाशक कौन रहे हैं, उसका कारण क्या रहा है उसको विनाश करने का, उसके बारे में जानेंगे। और इन्हीं के शासनकाल में एक सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन इन अगले गुप्त वंश के शासक जिनका नाम था दोस्तों कुमारगुप्त, इनके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बातें जानने की कोशिश करते हैं। इनमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो लगातार एग्जामों में एग्जामिनर के द्वारा रिपीट किए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन कुमारगुप्त का शासनकाल दोस्तों 414 से लेकर 454 एडी तक रहा है। इनका शासनकाल दोस्तों 414 से लेके 454 एडी, याद रखें दोस्तों, 14 से लेकर 454 एडी तक इनका शासनकाल रहा है दोस्तों। कुमारगुप्त, इनके पिता का नाम अगर आप याद रखें दोस्तों, इनके पिता का नाम दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनके पिता का नाम था दोस्तों। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनके पिता का नाम था दोस्तों। इनके माता का नाम अगर आप याद रखें, इनकी माता का नाम दोस्तों ध्रुव देवी था, याद रखें, ध्रुव देवी। इनकी माता का नाम ध्रुव देवी था दोस्तों। कुमारगुप्त के पिता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जस्ट बाद ही कुमारगुप्त शासक बनते हैं दोस्तों। इनके बारे में इनकी एक उपाधि है, आप याद रखें दोस्तों, इनकी उपाधि है जिसका नाम है दोस्तों महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य, पिता के समान विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त ने ही महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी दोस्तों। इस बात का भी आप याद रखें, ठीक है। इनके शासनकाल में याद रखें दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मिलती है कि गुप्त काल के सबसे ज़्यादा अभिलेख इन्हीं के शासनकाल में मिले हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा अभिलेख इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के शासनकाल में ही मिले हैं। तो आप इनको नोट कर लिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। तो आगे हम लोग कुमारगुप्त के बारे में और भी इंपॉर्टेंट बातें जानने की कोशिश करते हैं, और वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जिसे एग्जामिनर लगातार एग्जामों में पूछा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इनको हम लोग मिटाते हैं। ओके, इनके शासनकाल में यह मिलता है दोस्तों कि गुप्तकालीन मुद्राओं का एक भंडार मिला हुआ है। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये गुप्तकालीन मुद्रा का भंडार कहाँ से मिला हुआ है। तो आप याद रख लें, इसको भी नोट कर लें दोस्तों, गुप्तकालीन मुद्रा का भंडार गुप्तकालीन मुद्रा का भंडार दोस्तों बयाना राजस्थान से मिला हुआ है। याद रखें दोस्तों, बयाना राजस्थान से। बयाना राजस्थान से गुप्तकालीन मुद्रा का सर्वाधिक भंडार मिला हुआ है। इसके बारे में भी आप याद रखें दोस्तों। इन्हीं के शासनकाल में एक सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन कालीन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उस विश्वविद्यालय का नाम भी हम लोग याद रखें दोस्तों। प्रत्येक एग्जामों में
लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तो दोस्तों उस विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। तो आप इसको नोट कर लें। तो इसके बाद हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानते हैं कि उसे नष्ट करने की क्या कारण रहे हैं और उसकी उपलब्धियां क्या रही हैं। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों जो लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट कर लें। तो आगे हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग मिटाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। इसका स्थान किसके शासन काल में बना, यह क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने इसको बनवाया दोस्तों। इन्हीं के शासन काल में ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके बारे में यह स्थान अगर कहाँ पर है, इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों। स्थान पटना से कुछ दूरी पर, बिहार के पटना के कुछ दूरी पर नालंदा में बना है दोस्तों। पटना बिहार के कुछ दूरी पर नालंदा में ये बना हुआ है दोस्तों। इसी के नाम पर ही ये नालंदा एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, नालंदा। उसी पर ही ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, प्राचीन कालीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो ये नालंदा पटना बिहार से नालंदा के डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। आप इस बात का भी ध्यान रखें। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का संबंधित विश्वविद्यालय था दोस्तों, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। ये बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय था। बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय था दोस्तों। ये विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में भी ख्यात हुआ। तकरीबन 10 से 20 हजार छात्र पूरे दुनिया से यहाँ पर आते थे। बौद्ध धर्म की पांडुलिपियों को इसमें पढ़ते थे और इसमें कुछ विषय अनिवार्य रखे गए थे, जैसे आयुर्वेद, चिकित्सा ग्रंथ, इन सभी चीज़ों के बारे में, विज्ञान, इनके बारे में, अंतरिक्ष क्षेत्र, खगोलीय शास्त्र, इन सारी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती थी दोस्तों। बौद्ध धर्म की पांडुलिपियों के बारे में भी आज जानकारी दी जाती थी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यह विश्वविद्यालय दोस्तों महायान शाखा से संबंधित था। इस बात का जरूर याद रखें दोस्तों कि ये महायान शाखा से संबंधित था। महायान शाखा से संबंधित था दोस्तों। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस शाखा से संबंधित था, तो महायान शाखा से संबंधित था। इसको जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा भी कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखें दोस्तों। इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध इसे कहा जाता है। आप इस बात का भी आप याद रखें दोस्तों। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जानते हैं। इसको नष्ट करने वाले के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों कि इस विश्वविद्यालय को किस कारण से नष्ट किया, तो इसको भी हम लोग इसके बाद समझते हैं। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। ऊपर वाली चीज़ें आप नोट कर लें दोस्तों। आप नोट करते चलें, आप एक नोट्स भी बनाते चलें ताकि ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा रहें और आने वाले एग्जामों में आप इनको दोहरा के याद करके जाएं ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके विनाशक के बारे में भी आप याद रखें दोस्तों।
विनाशक कौन रहा है, तो आप ध्यान रखें दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के समय मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण हुआ। आगे हम जब वीडियो को आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में, लेकिन यहाँ पे इतनी ही चीज़ें आप ध्यान दें दोस्तों। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय दोस्तों इनका एक सिपहसालार या सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। आप याद रखें इस नाम को, जनरल था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी दोस्तों, जब इनका आक्रमण हुआ तो बख्तियार खिलजी पूरब की तरफ बढ़ते चला गया और इसको नष्ट करने का कारण ये रहा दोस्तों। कहा जाता है, एक कहानी मिलती है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों। उस कहानी में ये मिलता है कि एक बार बख्तियार खिलजी किसी खास बीमारी से ग्रसित हो गया, तो उन्होंने अपने आयुर्वेद के द्वारा उसे ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी भी हालत में ठीक होने लायक नहीं रहा। तब उनके सैनिकों ने उनको सलाह दिया कि आप नालंदा के आयुर्वेद विचार को बुलाइए, तब आप ठीक हो सकते हैं। तब उनको बुलाया गया और वो बौद्ध, उन्होंने एक कंडीशन रखी कि हम दवा नहीं खाएंगे। इसी कारण बख्तियार खिलजी को वहाँ पर एक कुरान की बुक दी गई और उसको कहा गया कि आप इसे पढ़िए, आप इससे ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी उन किताब को पढ़ा दोस्तों, और कहा जाता है उन्हीं किताब के पन्नों में दवा का लेप लगाया गया था। और उसको पढ़ने के बाद उसके हाथ बार बार मुंह में लग जाने के बाद दोस्तों उससे वो दवा उनके अंदर गई और वो उससे ठीक हो गए। इन्हीं कारणों से प्रभावित होकर ऐसे चमत्कारी और ज्ञानवादी बातों को देखकर समझकर ये बहुत ही विचलित हुआ और अपने यहाँ के साम्राज्य को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन कालीन विश्वविद्यालय को उन्होंने नष्ट कर दिया। तो ये एक छोटी सी कहानी मिलती है दोस्तों, इसको भी आप समझें और जानकारी रखें। नालंदा के बारे में भी और भी बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों, इन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक पुस्तकालय था जिसका नाम था दोस्तों धर्मगंज। आप याद रखें इस पुस्तकालय का नाम क्या था, लाइब्रेरी जिसे कहा जाता है, जहाँ पे दुनिया की सारी किताबें रखी थी दोस्तों। हजारों पांडुलिपियाँ, लाखों पांडुलिपियाँ यहाँ पर रखी थी। कहा जाता है इसको जलाने के बाद लगभग 3 से 4 महीने तक यह लाइब्रेरी जलती रही। तो उस लाइब्रेरी का क्या नाम था, तो आप याद रखें दोस्तों, उस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। उस लाइब्रेरी का नाम था। और ये लाइब्रेरी दोस्तों 3 तल्ला, मतलब 3 तल या 3 तल्ला भी आप कह सकते हैं दोस्तों, 3 तल पर विराजमान थी। तो उसके भी नाम अलग अलग रखे गए थे। इस बात का भी आप ध्यान रखें, लाइब्रेरी के जो भाग बटे हुए थे उन भाग के भी अलग अलग नाम वहाँ पे रखे हुए थे क्रमबद्ध। तो उनका नाम क्या था दोस्तों, जो 3 याद रखें दोस्तों, जो 3 तल थे उनका नाम क्या था, तो एक का नाम था रत्न सागर, एक का नाम था दोस्तों रत्न सागर और एक का नाम था दोस्तों रत्न रंजक। और एक का नाम था दोस्तों रत्नोदधि। आप इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों, ये इन 3 तल का नाम था, लाइब्रेरी के 3 तल के भी नाम थे, पुस्तकालय का नाम धर्मगंज और इन 3 तल का नाम दोस्तों रत्न सागर, रत्न रंजक
और रत्नोदधि इनका नाम था। आप इस बात का भी आप याद रखें दोस्तों, इनको आप नोट कर लीजिए। इनमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग अब मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें दोस्तों, ताकि ये सारी चीजें आपको जानकारी रहे। विनाशक के बारे में जरूर याद रखिएगा दोस्तों, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जामों में ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाशक कौन रहा है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। इस बात का भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। नालंदा के बारे में यह मिलता है दोस्तों, इसी विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए और उन्होंने इसमें शिक्षा ग्रहण की थी। हुएनसांग ने शिक्षा ग्रहण की थी दोस्तों। हुएनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में, हम जब अगले गुप्तोत्तर काल को पढ़ेंगे तो उन्हीं के शासनकाल में भारत हुएनसांग चीनी यात्री भारत आए और उन्होंने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की और बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने प्राप्त की। आगे हम लोग और भी बात करते हैं। इन्हीं के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासन का ये हुएनसांग जब भारत आए तब यहाँ के प्रधानाचार्य शीलभद्र थे, उन्होंने इस बात का भी वर्णन अपनी बुक में किया है दोस्तों। प्रधानाचार्य शीलभद्र थे दोस्तों, इन्होंने अपनी बुक में उसके इनके बारे में भी ये बातें बताई है। और भी हम लोग देखते हैं, इनके शासनकाल में, कुमारगुप्त के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण अभिलेख मिला हुआ है जिसका नाम है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख एक मिला हुआ है जिसमें एक रेशम बुनकरों के द्वारा एक स्वर्ण मंदिर बनवाने की जानकारी इसमें से मिलती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप नोट कर लें दोस्तों। रेशम बुनकरों के द्वारा स्वर्ण मंदिर या सूर्य मंदिर कहा जाता है दोस्तों। स्वर्ण मंदिर नहीं, सॉरी, इसमें सूर्य मंदिर, याद रखें दोस्तों, सूर्य मंदिर निर्माण की जानकारी इसमें से मिलती है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ये थी दोस्तों कुमारगुप्त के बारे में जानकारी। इनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इस पर लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके विनाशक के बारे में भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग नेक्स्ट इनके अगले शासक गुप्त वंश के शासक के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखिए, संपूर्ण वीडियो को देखिए दोस्तों, ऐसी कुछ भी बातें नहीं रह जाएंगी जो आपके एग्जाम में आएगा और आपको परेशान करेगा। वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें शामिल किए जा रहे हैं। कई एग्जामों के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक्स फॉर